गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, पेज 152। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है कि प्रोडक्शन हो रहा है किसी सब्सटेंस का, है ना, कोई नया मॉलिक्यूल्स बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि किसी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म यानी कि प्रोडक्शन प्लस कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन। इन दोनों को मिलाकर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ऐसी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है ना। ऐसे हमारे शरीर में चलने वाले जो रिएक्शंस हैं वो कैसे हजारों की संख्या में हैं, और ये सारे रिएक्शंस क्या है? हर सेल में हो रहे हैं। और जैसा कि तुम जानते हो हमारे शरीर में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो सब में ये प्रक्रियाएं निरंतर हो रही हैं। ये जो प्रोडक्शन इनका होता है या इनकी कंसेंट्रेशन होती है, ये जो सब्सटेंस यहाँ बन रहे हैं, फूट रहे हैं, इनकी कंसेंट्रेशन कैसे नापी जाती है? मोल्स पर लीटर, है ना। ये जो यूनिट्स है ये तुम्हारी बुक में भी दी है, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर सेल। One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have turnover number. Turnover number. ये जो नंबर है, टर्नओवर नंबर क्या इंडिकेट करता है या क्या चीज होती है? टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर होता है कि पर यूनिट टाइम कितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, ये कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टर्नओवर नंबर। This means they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। Each of the metabolic reaction results in transformation of biomolecules. जैसे एग्जांपल आगे दिए, removal of CO2 from amino acids making amino acid into an amine। यानी कि अगर एमिनो एसिड में से CO2 को माइनस कर दिया जाए तो जो चीज बनेगी वो होगी एमीन। ठीक है, ये बात को बताना चाहते हैं। और CO2 का जो रिमूवल होता है उसको क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। उसी तरह से ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसके बाद आगे into a nucleotide base, removal of amino acid into a nucleotide base, hydrolysis of a glycosidic bond in a disaccharide etc. ये किसके एग्जांपल्स दिए? ये मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स दिए। We can list 10 and thousands of such examples। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं इनके बारे में इन्होंने ये लिखा है, ये रिएक्शंस हमेशा एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं, कभी भी अकेले नहीं होते। इसका मतलब ये कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह से चल रहा है तो उसी समय शरीर में या उस सेल में एक वैसे ही क्या चल रहा है, और भी रिएक्शन चल रहे हैं। ये कुछ ऐसे ही होता है जैसे कि एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत सारी रोड्स पर ट्रैफिक चल रहा होता है, और हर समय क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक जो होता है या रोड्स होती हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं, यानी कि जंक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनको हम तिराहा या चौराहा कहते हैं। उन पॉइंट्स पे आकर क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स फिर नए रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ ऐसे ही हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के साथ भी होता है। किसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो अगले रिएक्शन का रिएक्टेंट हो सकता है, या फिर वो किसी दूसरे रिएक्शन का क्या हो सकता है? मिडिल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही हो। तो ये वाली चीजें शरीर में निरंतर चलती रहती हैं। इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये जो मैंने यहाँ सीक्वेंस बनाई है रिएक्शन की, ये क्या है? मेटाबॉलिक पाथवेज।
हमारे शरीर में रिएक्शंस कई बार सीधे सीधे नहीं होते कि ए से बी बना या 1 से 2 बना, तो कई बार क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन उसमें चाहिए होता है, तब जाके वो कंप्लीट होता है। जैसे कि लीनियर जो पाथवे है उसका एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या है, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट होता है पिरुविक एसिड, तो वो एक लीनियर पाथवे है। सर्कुलर पाथवे का एग्जांपल है क्रेब्स साइकिल। ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि ये साइक्लिक और लीनियर पाथवेज किस तरह से काम करते हैं, है ना। सिमिलर टू ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, दे आर लीनियर और सर्कुलर, क्रिस क्रॉस ईच अदर, दे आर ट्रैफिक जंक्शंस। Flow of metabolites through has a definite rate and direction like automobile traffic. The metabolite flow is called the dynamic state of body constituents. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक वस्तु जो बन रही है या किसी बीच के स्टेप में है वो परिवर्तनशील है। यानी कि अगर A से B बना तो B हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, B की कंसेंट्रेशन समय के साथ चेंज होती जाएगी, ठीक है, वो निरंतर परिवर्तनशील है, उसी को डायनामिक कहते हैं। What and without a single, what is most important is that these interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap in healthy conditions. इसका मतलब ये है कि अब बीच वाले जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उनकी नीड नहीं है तो वो कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, वो फिर अगले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। Another feature of these metabolic reaction is catalyzed reaction, यानी कि ये जो रिएक्शंस होते हैं इन सबको कैटेलिसिस करने वाला कोई ना कोई एंजाइम होता है। बिना कैटेलिसिस के यानी कि कैटेलिस्ट के ये काम नहीं करेगा। और लिविंग टिश्यूज या सेल्स में जो कैटेलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर के यानी कि कोई एलिमेंट ना होकर वो क्या होते हैं, वो कोई प्रोटीन होते हैं, और उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स का मतलब क्या है, बायो कैटेलिस्ट। बायोलॉजिकल सेल्स में या सिस्टम्स में काम करने वाले प्रोटीन नेचर के मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कैटेलिस्ट कहते हैं, बायो कैटेलिस्ट। इसके बाद द कैटेलिस्ट विच हासन द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्सेशन आर आल्सो प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स विद कैटालिटिक पावर आर नेम्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं एक पेज के बाद। इसके बाद बात आती है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के पाथवेज जो होते हैं वो दो तरह के हैं, या तो उस पाथवे में कुछ बन रहा है या उस पाथवे में कुछ ब्रेक हो रहा है। जैसे कि ब्रेक होने वाला पाथवे देखते हैं पहले कि अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेटरी पाथवे सबसे पहले फॉलो होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसके बाद क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल पिरुविक एसिड। ये पिरुविक एसिड नेक्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे में आएगा जो कि एक साइक्लिक पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस लीनियर था यानी कि सीधा था, अब साइक्लिक पाथवे आएगा, जिस साइक्लिक पाथवे का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। तो इस तरह से ब्रेकडाउन के जो पाथवेज होती है ये काम करते हैं, यानी कि कैसे, कैटाबॉलिक पाथवे। अब एनाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल देखते हैं। एनाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। उसको एनाबॉलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई मॉलिक्यूल नया बनता है, इसीलिए उसे कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया, असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड रिक्वायर एनर्जी इनपुट। अब जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एनर्जी इनपुट चाहिए। जैसे कि प्रोटीन किससे बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है एमिनो एसिड से। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जब भी कुछ टूटेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटल मसल, एनर्जी इज लिबरेटेड। हालांकि उसमें एनर्जी कम रिलीज होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में।
metabolic pathway from glucose to lactic acid which occurs in 10 metabolic steps which we call glycolysis. ग्लाइकोलिसिस में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी कैटाबॉलिक रिएक्शंस में रिलीज होती है या खर्च होती है एनाबॉलिक पाथवेज में, ये किस फॉर्म में होती है? ये इस फॉर्म में रिलीज होती है या इस फॉर्म में खर्च होती है। ये है वो एनर्जी करेंसी जो किसी भी रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन में या तो खर्च होती है या ये बनती है। तो ये जो एनर्जी की करेंसी इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। ये इस तरह से काम करता है कि एडेनोसिन नाम का जो ये नाइट्रोजनस बेस है, इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। अब ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, इनके जो ये बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स की एनर्जी होती है हाई, यानी कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अगला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर और एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से एनर्जी रिलीज होती है स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए इसको हम एनर्जी करेंसी मानते हैं। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी? व्हाट स्ट्रेटजीज हैव दे इवॉल्व्ड? How do they store their energy and in what form? How do they convert this energy into work? You will study understand all this under a subdiscipline called bioenergetics later in your higher classes. ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं? रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि जो खाना वो खाते हैं उसको वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं और उस इन स्टेप्स के द्वारा, और उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी स्ट्रेटजीज उन्होंने इवॉल्व करी हैं? या तो वो एरोबिक या फिर एनारोबिक, 2 तरीके से काम करते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को वो तत्काल यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके बाद हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क? तो ये जो एनर्जी होती है इसको वो फिर मस्कुलर काम के रूप में या स्केलेटल काम के रूप में उपयोग कर लेते हैं, मसल्स की मूवमेंट कराने में या फिर अपने स्केलेटल सिस्टम की मूवमेंट कराने में। इसके बाद बात आती है लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट का मतलब क्या होता है? एक निर्जीव में और एक सजीव में क्या अंतर होता है? सजीव जो होता है उसकी बॉडी या उसका सेल निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि उसमें कुछ न कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन लगातार होने के लिए ये चाहिए कि वो लगातार नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बना रहे। लगातार वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म बना रहे, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा तो उसमें किसी भी तरह के रिएक्शन होना रुक जाएंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक तालाब है, उस तालाब में हमें कंकड़ मारते हैं तो उसमें लहरें उठने लगती हैं, और वो जब तक वो लहरें उठती हैं तब तक कि वो पानी जो है उसमें हलचल पैदा होती है ना, उसमें मूवमेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो लहरें रुक जाती है वो पानी एकदम शांत हो जाता है और उसमें कहीं भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। ठीक है, उसके सरफेस पर अगर कोई पत्ता भी पड़ा है तो वो एज इट इज स्थिर रहता है। उसी तरह से सेल्स होते हैं कि सेल्स में अगर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई भी किसी तरह का डिसबैलेंस नहीं है, कोई चीज़ एक्सेस में और कोई चीज़ कम नहीं है, तब ऐसा नहीं है तो कोई रिएक्शन ही क्यों होगा, और कोई रिएक्शन नहीं होगा तो वो सेल बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिविंग स्टेट का मतलब ये है कि उसमें लगातार कोई ना कोई रिएक्शन होता रहे, नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहे, क्योंकि इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो सारे रिएक्शन रुक जाएंगे। At this level, you must understand that tens and thousands of chemical compounds in living organisms, otherwise called metabolites, are present at concentration characteristic of each of them. For example, blood concentration of glucose in normal healthy individual is 4.5 to 5 millimicron. mm का मतलब होता है मिलीमाइक्रोन।
while that of hormones would be nanograms per milliliter. Most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentrations of each of these biomolecules. These biomolecules are in a metabolic flux. Metabolic flux का मतलब है कि उनकी कंसेंट्रेशन लगातार मेटाबॉलिज्म की वजह से परिवर्तनशील होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हार्मोन बना तो वो हार्मोन अपनी फंक्शन करने के बाद उसकी कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी आवश्यकता फिर पड़ेगी, वो हार्मोन फिर रिलीज होगा, फिर वो अपनी फंक्शन करेगा, फिर वो जीरो हो जाएगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है. यही बात एंजाइम्स की भी है. एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम. तो ये तो हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, लेकिन लगातार उसमें अगर एनर्जी का इनपुट होता रहे तो वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त नहीं कर पाएगा. जैसे अभी मैंने तालाब का एग्जांपल ले दिया था, तो उसकी टेंडेंसी है कि पानी की टेंडेंसी है कि कुछ समय के बाद वो शांत हो जाएगा, लेकिन लगातार अगर उसमें एनर्जी इनपुट देते रहे, यानी कि कोई कंकड़ मारते रहे, तो उसमें लहरें निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी. इसी तरह से सेल में भी होता है. द स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क. ठीक है, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा वो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसमें एनर्जी का इनपुट होना जरूरी है. Hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहिए किसी भी सिस्टम को. इसका मतलब कभी भी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते, है ना. किसी रिएक्शन में या तो रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से निरंतर किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है उस सेल में. लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम. दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, है ना. यही मैं बात अभी कह रहा था कि एनर्जी इनपुट अगर सिस्टम में लगातार होता रहता है तो क्या है कि वहाँ पर निरंतर डायनामिक स्टेट बनी रहती है. लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस, कि जब तक कोई सेल लिविंग है तब तक उसमें मेटाबॉलिज्म होता रहेगा, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वो लिविंग स्टेट नहीं कहलाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आता है एंजाइम्स. एंजाइम्स हम करेंगे